Welcome to my channel Medical Laboratory Technologies videos। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़। अक्सर आपने सुना होगा कुछ डिजीज़ का नाम कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो आज हम देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्या मतलब है, ये कौन सी डिजीज़ होती हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, फिर सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ से क्या मुराद है। ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं ऐसी कंडीशन को जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो पेशेंट्स के हेल्दी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है, या हेल्दी टिश्यूज़ पे अटैक करता है, या हेल्दी ऑर्गन्स पे अटैक करता है। यानी कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो पेशेंट के अपनी बॉडी पे ही अटैक करना शुरू हो जाता है, उसको एज अ फॉरेन बॉडी नहीं लेता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इम्यून सिस्टम का नॉर्मली क्या फंक्शन होता है कि वो हिफाजत करता है अगेंस्ट किसके, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स के, और उनको एज अ फॉरेन इन्वेडर्स जो है, जैसे ही वो सेंस करता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो हम ह्यूमन बॉडी पे अटैक कर रही है, तो इम्यून सिस्टम फ़ौरन एक्टिव होता है और उन फॉरेन बॉडीज़ पे या फॉरेन सेल्स पे अटैक करता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ को ही फॉरेन बॉडी कंसिडर कर लेता है और उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है। एन ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़ अ कंडीशन in which immune system mistakenly attacks patient's own body. Normally, the immune system can tell the difference between foreign cells and your own cells, but in an autoimmune disease, immune system mistakes part of your body like joint, skin as a foreign, and then it releases protein called antibodies that attack healthy cells. यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होगा कि प्रोटीन रिलीज़ होगी। इम्यून सिस्टम कौन सी प्रोटीन रिलीज़ करेगा? ऑटो एंटीबॉडीज़, जो कि हेल्दी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो टारगेट रखती हैं एक ही ऑर्गन को, लेकिन कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी हैं जो कि फुल बॉडी को अफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें जो है क्या होगा, डैमेज होगी सिर्फ पैनक्रियाज, लेकिन सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस में क्या होगा, फुल बॉडी पे एक तरह से इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ की डेफिनेशन समझने के बाद ये भी पॉइंट आता है कि वाई डज ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी, के ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों होती है, या वो क्यों ही ऐसा क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो नॉर्मल सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। अभी तक जो है इसकी एग्जैक्टली कोई मतलब वजह नहीं पता चल सकी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों अटैक करती है, लेकिन कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 2014 स्टडीज़ में ये देखा गया कि वुमेंस के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। यानी कि अगर 6.4% वुमेंस में है तो 2.7% जो है वो मैन में होगी। और ये भी देखा जाता है कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो एथनिक ग्रुप्स में बहुत कॉमन है, जैसा कि ल्यूपस जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स में और हिस्पैनिक पीपल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस जो है वो फैमिलीज़ में रन हो रही होती हैं, यानी कि हेरिडिटरी हो जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो तमाम फैमिली मेम्बर्स में पाई जाएँ, किसी एक में आगे वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसा कि एक्सपोजर टू केमिकल और सॉल्वेंट जो है उनसे भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस देखे गए हैं। इसके अलावा वेस्टर्न डाइट ख़ास तौर पे जो है वो भी रिस्क फैक्टर है डेवलपिंग ऑटो इम्यून डिजीज़ में, जैसा कि ईटिंग हाई फैट या हाई शुगर और हाईली प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो भी लिंक किए जाते हैं टू इन्फ्लेमेशन, जो कि आगे से सेट ऑफ कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, और उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो ये तो तमाम थे ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में डेफिनेशन, और ये कि ऑटोइम्यून डिजीज़ की कॉज क्या है जो कि अभी तक अननोन है, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो देखे गए हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ होने के चांस देखे गए हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या हैं। तकरीबन जो है वो 80 से भी ज़्यादा डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ की टाइप्स हैं, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो हैं 14 कॉमन टाइप्स। और वो 14 कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो है सबसे पहले ऑटोइम्यून डिजीज़ की टाइप्स। उसमें सबसे पहले जो आती है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ ही है। उसके बाद आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद सोरियासिस, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस SLE जिसे हम बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसे हम IBD भी बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़, जॉर्गन सिंड्रोम, हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून वेस्कुलाइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, सीलिएक डिजीज़। तो ये जो है ये 14 कॉमन टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जो कि बहुत कॉमनली जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है 80 से ज़्यादा है, लेकिन 14 जो है और इन्हीं के मुतालिक आप ज़्यादा जो है इनका नाम भी सुनेंगे और इन्हीं के मुतालिक आप स्टडी भी करेंगे। तो ये 14 टाइप्स जो हैं ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की टाइप्स होती हैं। अब जैसा कि सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, नॉर्मली जो है वो पैंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जो कि इंसुलिन जो कि क्या करती है, रेगुलेट करती है ब्लड शुगर लेवल को। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या हो जाता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग पैंक्रियास को, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ब्लड वेसल्स को डैमेज होता है। इसके अलावा ना सिर्फ ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं बल्कि कई दफ़ा हार्ट, किडनीज, आइज़ और नर्व्स जो सिस्टम जो है वो भी अफेक्ट होता है अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ली जाए। सेकेंड टाइप जो है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जिसे हम RA भी बोलते हैं, इसमें क्या हो जाता है, इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो जॉइंट्स पे अटैक करता है और ये अटैक क्या कॉज करता है, रेडनेस, वार्म, सोरनेस, स्टिफनेस जॉइंट्स में। तो जो है और ये इस वजह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जॉइंट्स पे अफेक्ट करने से जो है वो जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है और डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। तो ये भी जो है ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ में आता है क्योंकि इम्यून सिस्टम नॉर्मल हेल्दी जॉइंट्स को अटैक करना शुरू कर देता है। थर्ड जो है सोरियासिस। सोरियासिस में क्या होता है कि स्किन सेल जो है वो नॉर्मली बनते हैं और जो पुराने सेल्स यानी कि ओल्ड सेल जैसे ही होते हैं, डेड सेल जिसे हम बोलते हैं, वो जो है शेड होना शुरू हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सोरियासिस में क्या हो जाता है कि स्किन सेल जो है वो इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा सेल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और शेडिंग जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेट रेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं और कॉमनली विद सिल्वर वाइट स्केल्स ऑफ प्लेक्यू होता है स्किन पे। और अप टू 30% पीपल जो सोरियासिस होते हैं उनके स्किन पे क्या होती है, स्वेलिंग, स्टिफनेस और उनके जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन भी देखी गई है। इस वजह से ऐसी फॉर्म ऑफ सोरियासिस, मतलब एक तो उनको स्किन डिजीज़ भी होगी सोरियासिस में की और उसके अलावा उनके जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन देखी जाती है। इस वजह से उसको जो है सोरियासिस आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो 30% ऑफ सोरियासिस पेशेंट्स में सोरियासिस आर्थराइटिस भी जो है वो पाया जाता है। इसके बाद आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है इम्यून सिस्टम जो वो डैमेज कर देता है माइलिन शीट जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है नर्व सेल्स को नर्वस सिस्टम में। तो माइलिन शीट के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नमनेस, वीकनेस, बैलेंस इशू और ट्रबल वॉकिंग, ये जो है ये कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसके बाद डिजीज़ आती है फिफ्थ टाइप जो है वो है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ की एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस जो है ये इसमें क्या होता है,
सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें क्या हो जाता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है हेल्दी टिश्यूज़, जो कि उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ अफेक्ट हो जाते हैं, उसमें स्किन, जॉइंट्स, किडनी, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स जो हैं कई, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल वॉल्स जो हैं उन पे इम्यून सिस्टम अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आगे से दो फर्दर आती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD में, एक तो क्रॉन्स डिजीज़, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन डिजीज़ में जो है वो इन्फ्लेमेट करता है GIT ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है वो अफेक्ट होता है लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और रेक्टम। उसके बाद 7th टाइप जो है वो है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन डिजीज़ जो है वो अफेक्ट करता है, उसमें इम्यून सिस्टम किसको अफेक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है इन हार्मोन्स की, क्योंकि एडिसन डिजीज़ में क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड्स को अफेक्ट होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, सोडियम लॉस हो जाएगा, पोटाशियम जो है वो बढ़ जाता है और सिम्टम्स में देखा गया वीकनेस, फटीग, वेट लॉस और लो ब्लड शुगर। इसके बाद जो 8th टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ में जो है वो इम्यून सिस्टम अटैक करता है थायराइड ग्लैंड को, जो कि नेक में मौजूद होता है ग्लैंड, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मोन, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो एक तरह से बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही होती है। तो बहुत ज़्यादा हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से सिम्टम्स अपीयर होंगे, नर्वसनेस, फास्ट हार्ट बीट, हीट इंटॉलरेंस और वेट लॉस। इसके बाद आता है जॉगरन सिंड्रोम। जॉगरन सिंड्रोम जो है ये अटैक करता है ग्लैंड जो कि प्रोवाइड कर रहे होते हैं लुब्रिकेशन टू द आइज़ और माउथ। और हालमार्क सिम्टम्स ऑफ जॉगरन सिंड्रोम में जो है वो ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ देखा गया है, और इसके अलावा ये जॉइंट्स और स्किन को भी अफेक्ट करते हैं। 9th टाइप जो है वो है हैशिमोटोस थायराइडाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाती है और डेफिशिएंट हो जाती है। और इसमें अब क्या अपोजिट सिम्टम्स एक तरह से देखे जाते हैं ग्रेव्स के मुकाबले में, जैसे कि वेट गेन हो जाता है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड होता है, फटीग होता है, हेयर लॉस होता है और स्वेलिंग ऑफ थायराइड जिसे हम गॉइटर भी बोलते हैं वो देखा जाता है। 11th टाइप जो है वो कौन सी है, वो है मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में जो है वो अफेक्ट करता है नर्व इम्पल्स जो कि हेल्प कर रही होती हैं ब्रेन को कंट्रोल करने, मसल्स कंट्रोल करने में। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो फ्रॉम नर्व्स टू मसल जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, सिग्नल जो है वो डायरेक्टली मसल्स को वो नहीं मिलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करें। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है उसमें मसल वीकनेस आता है जो कि बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। और ऑफन जो है मसल्स जो कि कंट्रोल कर रहे थे आई मूवमेंट, जैसे आई लिड ओपनिंग, स्वेलोइंग और फेशियल मूवमेंट्स, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है 12th टाइप वो थी ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस। ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस में क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है ब्लड सेल्स को और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो रिज़ल्ट क्या होता है, उससे आर्टरीज और वेन जो है वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या लेस ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट जो 13 टाइप है वो है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि वो कॉज करता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जो कि स्टमक लाइनिंग सेल्स बना रहे होते हैं, जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, उसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब ना होने की वजह से जो है वो एनीमिया डेवलप हो जाता है, जिसे हम परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। अब 14 टाइप जो लास्ट टाइप है सीलिक डिजीज़, जिसको मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में यूरिक एसिड और सीलिक डिजीज़ का आपके साथ एंटी एंडोमाइसियल टेस्ट क्यों करते हैं और सीलिक डिजीज़ का उससे क्या रिलेशन है, उसमें भी मैंने आपके साथ सीलिक डिजीज़ को डिस्कस किया था कि सीलिक डिजीज़ क्या है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है।
और सीलिक डिजीज़ उन लोगों में पाई जाती है जो कि ग्लूटेन कंटेनिंग फूड जो है वो नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे ही वो ग्लूटेन खाते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है वो उनके जीआईटी ट्रैक में अटैक करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। तो ये तो थी 14 टाइप्स जिनको मैंने आपके साथ ब्रीफ समरी में डिस्कस किया, और कि इनमें इम्यून सिस्टम किस किस ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब मैं आपके साथ एक तरह से ओवरऑल सिम्टम्स डिस्कस करूंगी कि ओवरऑल सिम्टम्स ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या पाए जाते हैं। एक तो ये ओवरऑल सिम्टम्स होंगे, इसके अलावा कई सिम्टम्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलरली उस डिजीज़ को स्पेसिफाई भी कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जो अर्ली सिम्टम्स हैं मोस्ट ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज़ के वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जैसे कि फटीग होना, एची मसल्स या एक्यू मसल्स स्वेलिंग और रेडनेस, लो ग्रेड फीवर, ट्रबल कंसंट्रेटिंग, नमनेस एंड टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, हेयर लॉस, स्किन रैशेस। ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा कई सिम्टम्स जो होंगे वो इंडिविजुअल डिजीज़ के अपने यूनिक सिम्टम्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ अगर है तो उसमें एक्सट्रीम थर्स्ट, वेट लॉस, फटीग ये पाया जाता है। अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो उसमें बेली पेन, ब्लोटिंग, डायरिया ये स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। और कई ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे सोरियासिस या आर्थराइटिस उनके सिम्टम्स जो हैं वो कई दफ़ा होते हैं, कई दफ़ा चले जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। और पीरियड ऑफ सिम्टम इज़ कॉल्ड फ्लेयर अप, यानी कि ऐसे को हम फ्लेयर अप बोलते हैं, यानी कि सिम्टम्स जो हैं वो उनका आना और जाना। तो ये तो थे सिम्टम्स। अब आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है ऑटोइम्यून डिजीज़ का। एज सच कोई सिंगल टेस्ट नहीं है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ को फुली डायग्नोज कर ले। डॉक्टर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट लिखते हैं, इसके अलावा वो सिम्टम्स देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, तो उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज़ को कंफर्म किया जाता है। लेकिन जो सबसे बेसिक टेस्ट किया जाता है ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए वो है और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, ANA जिसे हम बोलते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो है इसके लिए सीरम चाहिए होता है और इसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, और हर लेबॉर्ट्री का डिफरेंट, हर मशीन के हिसाब से वेरी भी कर सकता है। अब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि बॉडी के अंदर जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। लेकिन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, सिम्टम्स और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करने के बाद ही वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। लेकिन बेसिकली देखने के लिए कि उस किसी भी पेशेंट के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ है या नहीं है, उसके लिए जो है वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें डिस्कस किया कि ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है और टाइप्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और डायग्नोस कैसे किया जाता है। आई होप कि अब आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करके अप्रिशिएट करें और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ के लेक्चर के बारे में कुछ ना अगर कोई कन्फ्यूजन है या उन्हें अगर चाहिए हो। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।